इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा वीडियो एग्जाम का प्री डीवी रिजल्ट जारी हो चुका है। अब एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म है वीडियो एग्जाम के लिए, वो आपको कैसे फिल करना है शुरू से लेकर अंत तक का प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आप स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरना शुरू कर सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब रिजल्ट की पीडीएफ आपने देखी तो उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ था कि इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल 22 दिसंबर 2025 से लेकर 28 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। यानी कि वीडियो एग्जाम के लिए स्क्रूटनी फॉर्म का जो लिंक है वो आपके एसएसओ आईडी पर 22 दिसंबर को लिंक एक्टिव होगा, जो कि 28 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। तो जब आपका लिंक एक्टिव हो जाए उसके 1-2 दिन के अंदर आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर देना, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार मत करना। लास्ट डेट पे क्या होता है, सभी स्टूडेंट एक साथ ट्राई करते हैं, उस वजह से एसएसओ आईडी पर आपका स्क्रूटनी फॉर्म सही से फिल नहीं हो पाता है, किसी के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो किसी के सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाते हैं, किसी का फोटो अपलोड नहीं हो पाता है, किसी के और प्रॉब्लम आती है, किसी के बार बार लॉग आउट हो जाती है। क्योंकि पटवारी में भी देखा होगा, लाइब्रेरी में भी देखा होगा आपने, स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय स्टूडेंट के साथ ऐसी मिस्टेक आ रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। तो स्क्रूटनी फॉर्म उन्हीं को ही भरना है जिनके नंबर कट ऑफ या कट ऑफ से ज़्यादा है। यानी कि देखो, पीडीएफ में नाम सबका है, एग्जाम जिसने भी दिया उसका पीडीएफ में नाम है, क्योंकि 3 से 4 पीडीएफ जारी की गई है तो सभी में नाम है। लेकिन जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा हैं वही कैंडिडेट स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो अगर आप एलिजिबल हो स्क्रूटनी फॉर्म के लिए तो ही आपको लिंक शो होगा, अन्यथा आपको लिंक शो नहीं होगा। यानी कि अगर आपको लिंक शो नहीं हो रहा है इसका मतलब आप स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो चलिए बात करते हैं एसएसओ आईडी से किस तरह से आपको वीडियो एग्जाम के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरना है उसके बारे में मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूं। तो ज़रूरी नहीं कि मैं जो आपको दस्तावेज की लिस्ट बता रहा हूं वो आपके सामने हो, आपके सामने कुछ और लिखा हो सकता है, लेकिन किस तरह से अपलोड करना है वो सेम प्रोसेस में आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसएसओ आईडी पे जाना होगा, उसको लॉगिन करना होगा और पासवर्ड डालना होगा। अब अगर कोई कैंडिडेट कह दे मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया हूं तो कोई बात नहीं, आप चाहे आरपीएससी का कोई भी फॉर्म उठा के देख लीजिए या आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर आपकी अपनी एसएसओ आईडी लिखी होती है। उसके बाद आपको पासवर्ड लिखना है, उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 914503, उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड दे रखे हैं वही आपको लिखना है। ध्यान रखना है यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ स्पेस दे रखा है, लेकिन नहीं, स्पेस नहीं दे रखा है, बिना स्पेस दिए आपको कैप्चा कोड लिखना है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन होगी आपके सामने एक ऑप्शन इस तरह से आएगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन आएगा, सत्यमेव जयते लोगो वाला। अगर ये सत्यमेव जयते लोगो वाला रिक्रूटमेंट पोर्टल आपके शो नहीं हो रहा है तो सर्च बार पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा। इसके बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट का। माई रिक्रूटमेंट पे जाओगे तो यहाँ पर आपके अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जैसे कि आप माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे ऑल रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, और उसके बाद आएगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी का। तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे अगर आप एलिजिबल हो तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा वीडियो एग्जाम के लिए स्क्रूटनी फॉर्म, स्टार्ट डेट लिखा हुआ आएगा, उसके नीचे 22 दिसंबर की डेट होगी और एंड डेट जब कब तक भरे जा रहे हैं वो 28 दिसंबर, जो भी डेट है वो आपकी लिखी हुई आएगी। उसके आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, ये अभी नहीं आएगा, ये जो आपकी डेट अभी मैंने आपको बताई है उस डेट पे आएगा जब लिंक एक्टिव किया जाएगा। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या होगा, इस तरह से पेज ओपन होगा। इस तरह से पेज, इस तरह से ये लिखा होगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको बॉक्स पर टिक कर देना और ओके पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस करोगे आपके सामने इस तरह से डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो ब्लू लाइन है उस पर क्लिक करोगे आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो बॉक्स पर क्लिक कीजिए और ओके कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने पूरी डिटेल आपको भरनी होगी, जिसमें आपको क्या क्या कौन कौन से प्रोसेस से जाना होगा।
सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा बेसिक डिटेल का, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल का, उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल। अब ये क्या हर भर्तियों के लिए ज़रूरी नहीं कि अब वीडियो में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो किसी और भर्ती में एक्सपीरियंस चाहिए तो वहाँ ज़रूरी होता है, इस वजह से ये ऑप्शन आते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आइडेंटिफिकेशन का, फिर एप्लीकेशन चेकलिस्ट का आएगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट का आएगा और उसके बाद प्रेफरेंस का आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल में आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर दे रखा है, विज्ञापन संख्या दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर दे रखा है, पद। अब कोई कैंडिडेट के मैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भूल चुका हूँ, वीडियो का फॉर्म आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, SSO ID में माई रिक्रूटमेंट में जाओगे तो वहाँ वीडियो एग्जाम 2025 लिखा होगा, उसके सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको मेरिट क्रमांक लिखना होगा, वो भी अंतिम परिणाम, ये आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको पद का नाम लिखना होगा, आवेदक का पूरा नाम हिंदी और अंग्रेजी में, आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना होगा, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना होगा। उसके बाद आपके पिता का नाम आपको हिंदी में और अंग्रेजी में लिखना होगा, या हिंदी में और यहाँ अंग्रेजी में। इसके बाद आपकी माता का नाम लिखना होगा, यहाँ हिंदी में और यहाँ पर अंग्रेजी में। उसके बाद आवेदक की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। उसके बाद विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि, यानी कि जब आप वीडियो एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे तो उसके अंदर आपको लिखी होगी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके आगे आपकी एज कितनी है वो आपकी लिखी हुई होगी। उसके बाद नागरिकता, आरक्षित वर्ग, निःशक्त श्रेणी से है तो वहाँ पर आपको लिखना होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कीजिए। उसके बाद धर्म कौन सा है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, अगर आपने मैरिड लिखा है और आप पुरुष हैं तो पत्नी का नाम, अगर महिला है तो पति का नाम लिखना होगा। मैरिज की तिथि लिखनी होगी, विवाह का स्थान लिखना होगा, पंजीयन स्थान लिखना होगा, पंजीयन अधिकारी का नाम लिखना होगा और पंजीयन संख्या लिखना होगा। उसके बाद विवाहित होने की स्थिति में यहाँ पर संतान विवरण भी लिखना होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कुल संतान संख्या 1/6/2002 से पहले कितनी है वो यहाँ लिखनी है, 1/6/2002 के बाद कितनी है वो यहाँ लिखनी है, और टोटल कितनी है वो यहाँ लिखनी है। संतान की संख्या है तो उनकी डिटेल भी लिखनी होगी, पुत्र पुत्री जो भी है उनका नाम लिखना होगा और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। इसके बाद अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो यस या नो, NCC हो तो यस या नो, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो यस या नो, सेवारत कर्मचारी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। उसके बाद आपको मूल निवास में आपको एड्रेस लिखना है, आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कौन सी तहसील से हैं, और अन्य टिप्पणी में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जन्म कहाँ हुआ, कौन से राज्य में, कौन से ज़िले में, कौन से तहसील में, वो लिखना है। उसके बाद पत्र व्यवहार का एड्रेस आपको लिखना है, यहाँ पर आपको राज्य का नाम, जिला का नाम, तहसील, राज्य चुने, जिला, शहर, गांव, पिन कोड आदि आपको लिखने होंगे। और स्थायी पता में भी आप जो लिखना है आपको वो लिखना है, जैसे कि राज्य, जिला, तहसील, सिटी, राज्य चुने, शहर, गांव, जिला, वो सब। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा क्वालिफिकेशन डिटेल का। तो इसमें क्या आपको क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी वीडियो एग्जाम की क्वालिफिकेशन, जैसे कि RSCIT चाहिए, कंप्यूटर कोर्स है, वो भी आपके यहाँ ऑप्शन आएगा, यानी कि यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये आपको एक सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो आपके जो भी ऑप्शन आएगा यहाँ पर 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, RSCIT से रिलेटेड, कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड जो भी आएगा वो सब आपको फिल करना होगा। उसमें आपके कितने नंबर आए वो लिखना होगा, रिजल्ट टाइप क्या रहा वो लिखना होगा, रिजल्ट किस में रहा है, ग्रेड में या परसेंटेज में या CGPA वो लिखना होगा, कब उत्तीर्ण की वो लिखना होगा, ऐच्छिक विषय कौन सी है, कोर्स की अवधि कितनी थी, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम क्या है, वो सब डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी होगी। ये सब डिटेल लिखने के बाद आपको जाना होगा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर जाने से पहले अगर आप पर इंटर्नशिप लागू है तो वो आपको यस या नो जो भी है। अब ये जैसे RNC ये मेडिकल वालों के लिए, तो आपके लिए नहीं है तो इन्हें आप स्किप कर सकते हैं, जो आपके लिए है वही आपको चीज़ लिखनी है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एक्सपीरियंस डिटेल। अब इसमें जहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस वाले अगर आ रहे हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस आप देना चाहते तो दे भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो की जगह फ़ोटो, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर, और सिग्नेचर की जो साइज़ है उसी साइज़ में अपलोड करना है, और फोटो कोई भी जो साइज़ है वो उसी साइज़ में आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने नया ऑप्शन आएगा। इसमें आपको क्या होगा, एप्लीकेशन चेकलिस्ट। अब देखो एक बार अगर स्क्रूटिनी फॉर्म आपका सबमिट हो गया ना, उसके बाद उसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, इसलिए एक बार फॉर्म फिल करने के बाद आप ज़रूर देख लीजिए कहीं कोई गलती ना हो। वो कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो एप्लीकेंट चेकलिस्ट में आपको क्या करना होगा,
एक एक डिटेल आपको देखनी होगी। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर क्या क्या पॉइंट लिखे हुए, अब आपके जो भी पॉइंट लिखे हुए उसके अनुरूप है तो उस पर आपको टिक कर देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समक्ष है। तो अगर सर्वथा अनुरूप है तो उस पर टिक करना है, अगर अनुरूप नहीं है तो दूसरे पर टिक करना है। अगला है स्टूडेंट ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है। तो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो भी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है या उसके बाद की है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक कर देना है। उसके बाद है यदि स्टूडेंट द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी तो क्या स्टूडेंट आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था, वो भी आपको उसके अकॉर्डिंग टिक कर देना है। क्या स्टूडेंट द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई थी, अगर परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टिक करना होता है। इसके बाद कैटेगरी, अब आपको अगर जैसे कि यदि स्टूडेंट आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवास होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है तो यस किया, नहीं किया तो नहीं किया, वो उस पर आपको टिक करना होता है। स्टूडेंट आवेदन वो प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है, उससे भिन्न श्रेणी में नहीं है तो उसी श्रेणी में तो उसी श्रेणी में लिखना होगा। इस तरह से यहाँ पर जो जो पूछा जाए उस पर आपको टिक करना है। और अब आपको अगर एज में छूट चाहिए तो वो कितनी एज में छूट चाहिए वो भी आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना होता है। ये डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आता है आपके सामने नेक्स्ट का, आपको कर देना है नेक्स्ट पर टिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पर टिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा नया क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अब आपसे जो भी यहाँ से पूछे जा रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। आपके अगर ऑप्शन आ रहा है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, अंक तालिका प्रमाण पत्र दोनों का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब 10th और 12th में क्या होता है, किसी किसी बोर्ड में अंक तालिका और प्रमाण पत्र होता है वो अलग अलग होते हैं, तो किसी किसी बोर्ड में अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है। तो जिनके एक ही है उन्हें वो एक ही अपलोड करना है और जिनके अलग अलग है वो उन्हें अलग अलग अपलोड करना है। अब अगर आपको ग्रेजुएशन में अंक तालिका भी अपलोड करनी है तो आपको सभी सेमेस्टर की अपलोड करनी होगी। अगर आपका ऑप्शन आ रहा है कि अंक तालिका अपलोड कीजिए तो सभी सेमेस्टर की अपलोड करनी होगी। जैसे कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 8 सेमेस्टर थे तो 1 से 8 सेमेस्टर की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। तो 1 से 8 सेमेस्टर की अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उन सभी पीडीएफ को एक ही पीडीएफ में मर्ज करना होगा, उसके बाद ही अपलोड करना। क्योंकि यहाँ अगर अंक तालिका का ऑप्शन आएगा तो उसके सामने एक ही ऑप्शन होगा, वहाँ अलग अलग 8 या 6 ऑप्शन नहीं होंगे। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र अगर आपको अपलोड करना है ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, MBC कैटेगरी से है, OBC नॉन क्रीमिलियर से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हैं। फिर आपको जाति शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा या फिर और शपथ पत्र भी आप अधिकतम 3 साल तक का वैलिड बना जाएगा। इससे ज़्यादा पुराना हो गया अगर आपका जाति शपथ पत्र तो आपको नया बनाना होगा। और मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। अब मूल निवास प्रमाण पत्र आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, अगर एक बार बना हुआ चाहे आप 10-15 साल पहले बनाया हो तो भी वो आपका जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। फिर चाहे EWS कैटेगरी से हो, जनरल से हो, SC से हो, ST से हो, OBC से हो, किसी भी कैटेगरी से हो। इसके अलावा आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे। अब चरित्र प्रमाण पत्र टोटल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 3 चाहिए होंगे, जिनमें से 2 तो चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और एक आपका चरित्र प्रमाण आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से होना चाहिए। इसके अलावा जो भी अन्य प्रमाण पत्र आप पर लागू होते हैं, चाहे अब किसी ने खेल कोटे से फॉर्म भरा है या किसी ने एक्स सर्विसमैन से फॉर्म भरा है तो उन्हें उनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उनका उस कैटेगरी में बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा उन्हें उन कैटेगरी में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ करने के बाद आपको क्या कर देना, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा प्रेफरेंस का। अब ये आपके जरूरी नहीं आए क्योंकि ये मैं सैम्पल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। लास्ट में ऑप्शन आएगा आपके पास 2, एक आएगा सबमिट का, जब एक बार पूरा आप भर दोगे, और दूसरा होगा अपडेट का। अगर आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने प्रीव्यू में ओपन होगा तो उस समय क्या आपको कहीं पर भी लग रहा है कि भाई किसी में आपने मिस्टेक गलती कर दी हो स्पेलिंग में, या किसी में आपने कुछ गलत अपलोड कर दिया हो, या आपका फ़ोटो गलत अपलोड हो गया, सिग्नेचर गलत अपलोड हो गया, या फिर जहाँ पर अंक तालिका अपलोड करनी थी वहाँ आपने, जहाँ पर 10th की अंक तालिका अपलोड करनी थी वहाँ मूल निवास अपलोड हो गया, या मूल निवास की जगह 10th की मार्कशीट अपलोड हो गई, ऐसी कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो आपको अपडेट पर क्लिक कर देना होगा, वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार सबमिट सक्सेसफुल कर दिया ना, उसके बाद आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। तो एक बार सबमिट करोगे तो फिर आपके सामने पे का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ आपको 100 रुपये चार्ज करना होगा, और जैसे ही आपका सक्सेसफुल हो जाता पे, उसके बाद आपके सामने स्क्रूटिनी फॉर्म की PDF भी आ जाएगी, और वो PDF आपको डाउनलोड करके रख देनी है, क्योंकि जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा तो उसमें उसकी भी ज़रूरत होगी।
बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं इस पर भी मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।